हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग एकदम से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, टारगेट 2023 में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस बार वर्ग 15 जो है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट जो हम लोग को पढ़ना है इनऑर्गेनिक में, तो वर्ग 15 के कुछ महत्वपूर्ण, अत्यंत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल लेके मैं हाजिर हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मज़ा आएगा इस सेशन में, इस वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। लिखा है निम्न में किसका बंधन कोण सबसे अधिक है। दोस्त, पहले बंधन कोण के बारे में थोड़ा सा एक लाइन समझ लेते हैं और फिर इस सवाल को हल करेंगे। कोई ऐतराज तो नहीं है ना आपको? थोड़ा सा बस 2 मिनट रुक जाइए, जरा यहाँ देखिए। एक एलिमेंट मान ली, एक एटम है ए और इस एटम ए से एक परमाणु बी जुड़ा हुआ है और एक परमाणु और इधर मान ली कि बी जुड़ा हुआ है। तो होता यह है दोस्त, देखो भाई, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ना, अरे एक बॉन्डन में 2 इलेक्ट्रॉन तो शामिल ही है ना, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सा है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों पर ऋण आवेश है, तो दोनों एक दूसरे को दूर भागाएंगे, एक दूसरे लड़ कटने मरने पर तैयार हैं। तो जैसे वो कैसे प्रेम से रहेंगे, तो झगड़ा करेंगे ही ना। तो झगड़ा करेंगे तो मान ली कैसे हैं, जितना ही झगड़ा करते जाएंगे बढ़ता जाएगा। अच्छा बताइए, तो बंधन कोण बढ़ रहा है कि घट रहा है? अब इसीलिए आप कहेंगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब तो भाई साहब 180 हो गया। तो बंधन कोण जो होता है ना, ये होता है कि मान लीजिए मेरे हाथ में इलेक्ट्रॉन है, ये चौकनी इलेक्ट्रॉन है। अब ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये बंधन कोण बढ़ता चला जाएगा। तो इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है ना, इस बात पर डिपेंड करता है कि इन इलेक्ट्रॉनों के बीच विकर्षण कितना है। अब ये विकर्षण कई बातों पर डिपेंड करता है। अच्छा एक बात और बता दें, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यहाँ इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पर भी, यहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी क्या करते हैं, कभी कभी इधर से आके बंधन को दबाते हैं, इधर से बॉन्ड को दबाते हैं, तो वो भी बॉन्ड बंधन कोण को प्रभावित करते हैं। फिलहाल अब जानने की कोशिश करते हैं, जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा और किसका बंधन कोण सबसे ज्यादा है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्त। सबसे पहले देख रहे हैं हम ऑप्शन को। क्वेश्चन देखते ही मेरा नजर पड़ा ऑप्शन पे, तो ऑप्शन देख रहे हैं कि NH3, PH3, ASH3, SPH3। अच्छा एक बात, कैसे हैं आप लोग मुझे बताएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई का ख्याल तो रख ही रहे होंगे। केमिस्ट्री का आप सभी विषयों के बराबर ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम में केवल केमिस्ट्री नहीं आएगा। तो देखिए इधर, ये सब वर्ग 15 के तत्व हैं। तो वर्ग 15 के जो तत्व हैं देखिए, इसमें हैं नाना, पापा, अम्मी, सब, बीमार और इलाज के लिए कहाँ गए, मॉस्कोवियम। तो अंतिम जो मॉस्कोवियम है उसको मैं छोड़ दे रहा हूं, उसकी केमिकल एक्टिविटी से हम लोग का कुछ वास्ता नहीं है। तो दोस्त इसने बनाया NH3 हाइड्राइड बना, इसका हाइड्राइड बना PH3, इसका हाइड्राइड ASH3 बना, इसका हाइड्राइड SBH3 बना, और ये चॉइस में नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि BiH3 बनाया। अब आइए, होता यह है कि आप इस बात को भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि अगर नाइट्रोजन परमाणु का आकार इतना बड़ा मान लें, तो दोस्त ये बताओ फास्फोरस से बड़ा होगा कि छोटा? थोड़ा बड़ा हुआ। ये आर्सेनिक और बड़ा, एंटीमनी और बड़ा, बिस्मथ और बड़ा। अब जरा देखिए, अब जरा खेल समझिएगा, मजा आएगा आपको। मान लेते हैं, कल्पना करते हैं कि इसमें 5 गो इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं 2 3 4 5। भाई तो इसमें भी 5 होगा ना, 3 4 5, यहां पर भी 5 होगा ना। तो इस अच्छा काउंट करने की जरूरत है, उस पर काउंट पर मन ध्यान दीजिएगा। आप मैं जो आपको लॉजिक देना जा रहा हूं वो समझिए। अब सोचिए छोटे से जगह में 5 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे के दुश्मन है, सभी पे ऋण आवेश लिए बैठे हैं। तो जब सभी ऋण आवेश लिए बैठे हैं तो एक जगह बैठ पाएंगे? नहीं बैठेंगे ना, वो चाहेंगे एक दूसरे से दूर भागे। तो अब जरा सोचो कि छोटे से घर में 5 इलेक्ट्रॉन, कल्पना करना है कि उसमें हमने 5 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर रखा है, तो उनमें रिपल्सन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों के बीच विकर्षण होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो सबसे कम विकर्षण कहाँ होगी इलेक्ट्रॉनों के बीच में? सबसे लड़ाई झगड़ा कम कहाँ होगी? जाहिर सा यहाँ होगी कि जो बड़ा सा है, एक उधर कोना रूट करके उस कोना में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक रूट के वहां चला गया, उनके बीच बस कहानी खत्म। लेकिन लोगों तो रहना एक ही जगह। जब एक ही जगह रहना है भाई साहब, सुबह शाम उठ के इनके बीच में झगड़ा होना एकदम तय है। अब होता यह है कि विकर्षण, इसका मतलब कि नाइट्रोजन जो एटम है वहां पर ज्यादा होने की संभावना है। और हमने क्या कहा कि जब विकर्षण ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा।
आप समझ रहे हैं मैं कहां से कहां लिंक जोड़ रहा हूं। चूंकि नाइट्रोजन का आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन जो भी हैं उनमें, वो हालांकि हम तो ऐसे दिखा दें वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच विकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। एक बात साथ ही साथ दोस्त आप ये भी तो जानते हैं कि जो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रहा है, घट रहा है। विद्युत ऋणात्मकता नीचे घट रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हिंदी में ही लिख देते हैं, इधर देखिए विद्युत ऋणात्मकता का मान, अब तो लिखना ही बड़ा मुश्किल हो गया, आप समझो जगह ही नहीं है। तो विद्युत ऋणात्मकता नीचे आने पर घट रहा है, माने इलेक्ट्रॉनों को जो आपस में बांधने वाली प्रवृत्ति थी वो घट रहा है। तो आप समझिए कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं विद्युत ऋणात्मकता घट रहा है, परमाणुओं का साइज बढ़ रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर मतलब हम लिख देते हैं, बढ़ रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों के बीच विकर्षण घट रहा है। विकर्षण घटने के बाद बॉन्ड एंगल का मान जो है घटता चला जाएगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे, आप जरूर याद रखेंगे तो अच्छी बात है, 107.8 डिग्री यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है, याद रखिएगा। और इनके यहाँ जो है 93.8 डिग्री होता है, यहाँ पर 93 ये होते हैं आपके पास 6 डिग्री के 3 डिग्री के आसपास, ये हो जाता है 91.6 डिग्री, और ये करीब करीब 90 डिग्री के आसपास। इसका मतलब कि बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 8 नहीं होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ है, तो अमोनिया में। तो इस तरह से अगर बॉन्ड एंगल का अगर हम कहें क्रम लिखना हो तो अमोनिया के बाद ये फॉस्फीन है, अर्सिन है, इस तरह से घटता हुआ चला जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के बीच विकर्षण जो है कितना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सबसे प्रबल अम्ल कौन है। इसके लिए इसको मुझे मिटाना होगा ताकि आपको बढ़िया ढंग से हम समझा सकें कि सबसे प्रबल अम्ल कौन है। देखिए एक बार फिर से वर्ग 15 के ही एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ तो नहीं है। अब देखो भाई कि अब तो यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे घट रही है, इसका मतलब कि जो धात्विक कैरेक्टर है वो घटता चला आ रहा है। आपको पता ही है कि दोनों नॉन मेटल हैं, पहले मैंने बताया हुए दोनों क्या है ये, तो और चला गया सेमी मेटल होते हैं ना, इस मेटलवाइड कहते हैं हम लोग, मेटलवाइड हैं, और ये जो है मेटल है। तो ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, बहुत पुरानी विचारधारा है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय होंगे, और जैसे जैसे मेटल की तरफ बढ़ेंगे वो क्या होता जाएगा, बेसिक होता चला जाएगा। तो आप सबके ट्राई ऑक्साइड हमने लिया हुआ है, तो ये जो है N2O3 बनाया और ये बनाया P2O3। तो जाहिर सा है कि नाइट्रोजन में जितनी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या कहे कि उसका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है नाइट्रोजन में, उससे थोड़ा सा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसमें है, फास्फोरस में। तो इसमें जितना एसिडिक गुण होगा उससे थोड़ा सा कम इसमें होगा। है तो दोनों मेटलवाइड है, तो इसमें ये आपको क्या हो जाएगा, तो दोनों ही प्रॉपर्टी रखेंगे, AS2O3 Sb2O3 और भाई साहब Bi2O3, ये तो बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि अगर N2O3 P2O3 S2O3 Sb2O3 अगर हम लोग बात करें तो एसिडिक जो कैरेक्टर है इधर आने के बाद बढ़ेगा। क्यों, जब आप क्या देंगे उसका, आप कुछ तो रीजन बताएंगे ना। क्योंकि जो नाइट्रोजन से जब आप बिस्मथ की तरफ बढ़ रहे हैं तो हो ये रहा है कि मेटल का कैरेक्टर बढ़ रहा है, नॉन मेटल का कैरेक्टर घट रहा है। और हम लोग का एक पुराना स्थापित थ्योरी है कि जो नॉन मेटल होते हैं उसके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब कि ऊपर से नीचे आने पर ऑक्साइडों में एसिडिक नेचर घटेगा
तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक हुआ प्रबल इनमें वो हो जाएगा N2O3। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस लॉजिक को समझ रहे होंगे आप लोग भली भांति। नेक्स्ट, अमोनिया को निम्न में से किसके द्वारा शुष्क नहीं किया जा सकता? तो देखिए भाई, अमोनिया का जब उत्पादन करते हैं तो इसमें जल के अणु होते हैं। जल को हमेशा गैस जब भी कोई बनाया जाता है तो इसमें जल के अणु होते हैं, उनको शुष्क करने के लिए ड्राइंग एजेंट का उपयोग किया जाता है। ड्राइंग एजेंट जैसे H2SO4 होते हैं, HNO3 होता है, कैल्शियम क्लोराइड है, P4O2, ये सब गैसों को शुष्क बनाने के काम में आता है। अब सवाल है कि इनमें से किसके द्वारा आप उसको शुष्क नहीं कर सकते? तो अब जरा देखिए, मैं एक कहावत कहना चाहूंगा कि आप मांस की रखवाली के लिए शेर तो नहीं रख सकते भाई। क्या मांस की रखवाली शेर के द्वारा की जा सकती है? नहीं, उसको जैसे भूख लगेगा वो खुद ही मांस खा जाएगा। तो यहां पर कुछ उसी तरह की बात लागू होती है। देखिए, ये अमोनिया है, अगर आप उसको सांद्र करने के लिए H2SO4 डाल दीजिएगा कि H2SO4 से शांत करेंगे तो ये खुद ही ये अमोनियम फॉस्फेट बना ले, सल्फेट बना देगा, अमोनियम सल्फेट बना देगा। उसी तरह से अगर आप अमोनिया का शांत करने के लिए CaCl2 का उपयोग करिएगा तो ये NH3 CaCl2.8H2 ये खुद ही बन जाता है, एक कंपाउंड बना देता है। उसी तरह से अगर हम लोग P4O10 को अगर NH3 का रिएक्शन करा दें P4O10 से P4O10 तो सबसे पहले ये बना देता है आपको अमोनियम फॉस्फेट बना देगा। फाइनली जो है ना, ये अमोनियम फॉस्फेट बना देता है। तो अब बताइए कि आप अमोनिया को शुष्क करने चले हैं, अगर सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो अमोनियम सल्फेट बना देगा, सल्फेट बना देगा। अगर कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं तो ये कंपाउंड बना देगा, अगर P4 लेते हैं तो ये कंपाउंड बना देगा। तो अब बताइए, इससे आप अमोनिया को सांद्र कर उसको ड्राई कर पाएंगे, शुष्क कर पाएंगे? नहीं ना। तो इनमें से कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे आप अमोनिया को शुष्क मतलब कर सके। तो अब एक सवाल होता है कि अमोनिया को तब ड्राई कैसे करें, शुष्क आखिर कैसे करें? तो कमेंट में आपको मुझे बताना है कि अमोनिया को ड्राई कैसे किया जाए। जब ये ड्राइंग एजेंट से जब शुष्क नहीं कर पाएंगे तो आखिर किससे करेंगे? तो इनमें से कोई नहीं है, मतलब इनमें से जितने हैं उनमें से किसी से भी आप अमोनिया को शुष्क नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नाइट्रोजन अपने वर्ग में असमान व्यवहार दिखाता है, कारण? दोस्त, इस क्वेश्चन के आंसर जानने से पहले आप जानिए कि कोई भी जो वर्ग है उस वर्ग का जो पहला तत्व है, जैसे अगर हम लोग 12th क्लास की अगर बात करें तो वर्ग 15 का पहला जो तत्व है वो नाइट्रोजन है। अगर वर्ग 16 की बात करें तो ऑक्सीजन है। अगर बात हम 17 की करें तो ये क्या है आपका, तो फ्लोरीन है। उसी तरह से 18 की बात करें तो यहाँ पर हीलियम है। ये सब अपने अपने वर्गों में असमान व्यवहार दिखे। इसके पीछे भी आएंगे तो वर्ग 14 वगैरह में भी सब असमान व्यवहार दिखाते हैं। इनके असमान व्यवहार दिखाने का अगर इसको एक हम छोड़ दें, हालांकि उस पर भी बातें लागू होती है लेकिन दूसरी बातें कुछ लागू होती है, तो इनके असमान व्यवहार दिखाने के सबके समान कारण है। एक, उनका साइज छोटा है, अपने वर्ग में उनका साइज बेहद ही छोटा होता है। दूसरा, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो विद्युत ऋणात्मकता, वो बहुत ज़्यादा होता है। और भाई साहब, सभी में डी ऑर्बिटल नहीं है। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके देखें तो उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। तो ये तीन प्रमुख कारण है, साइज का छोटा होना, विद्युत ऋणात्मकता का उच्च होना और डी ऑर्बिटल का अनुपस्थित होना, जिसके कारण ये क्या करते हैं, असमान व्यवहार दिखाते हैं। चाहे ये बात नाइट्रोजन पर भी लागू होगी, ऑक्सीजन पर भी लागू होगा और यही बात है आपके फ्लोरीन पर भी लागू होगा। तो इस तरह से अगर इस सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करता, आकार, छोटा साइज, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, डी ऑर्बिटल का अनुपस्थित होना, ये सब बातें सही है। इसका मतलब इसका कारण है सभी। नेक्स्ट, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया कर बनाता है। मतलब कि क्लोरीन का रिएक्शन कराना चाहते हैं, किसके साथ, अमोनिया के साथ। लेकिन ध्यान रखना है कि अमोनिया की अधिकता लिए हुए हैं। तो जब अमोनिया की अधिकता लिए हैं तो क्या बनाएगा? तो आइए जरा इस रिएक्शन पर ध्यान देते हैं कि अगर आप अमोनिया एक्सेस अमाउंट में ले लें और क्लोरीन से रिएक्शन कराएं तो क्या बनाएगा।
तो देखिए ये NH3 हो गया और ये Cl2 हो गया। अगर इसको आपने एक्सेस मात्रा में ले लिया, अधिकता में ले लिया, तो ये जो बनाता है अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन। लेकिन हम दोस्त चाहेंगे कि आप एक बात और याद रखिए कि अगर इसी अमोनिया का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना हो, अगर आपने क्लोरीन को ही एक्सेस ले लिया, क्लोरीन ही अत्यधिक मात्रा में ले लिए, तो ये दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा। इसीलिए तो ये क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अमोनिया की अधिकता लिया तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन बना। अगर आपने क्लोरीन की अधिकता ले लिया तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl बना। तो इसी वजह से क्वेश्चन है कि अमोनिया की अधिकता में क्या बना। तो अमोनिया की अधिकता में आप देखिए कि क्या बना, NCl3 नहीं बना, NH4Cl और N2 गैस का निर्माण कर दिया ये। तो इस तरह से इसका डी चॉइस हो गया। नेक्स्ट आइए, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आगे हम क्वेश्चन लेकर के देखिए। पहला क्वेश्चन है, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक अम्ल में फास्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था है। तो दोस्त सबसे पहले तो जानना होगा कि ऑक्सीकरण अवस्था निकालते कैसे हैं। तो अभी एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा कि ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं, लेकिन मोटा मोटी आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्रायः 1 लिया जाता है। ये मेटल के साथ रहता है तो -1 भी हो जाता है। उसके अलावा सोडियम है, पोटेशियम है, ये +1 होते हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये +2 होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसे हम मोटा मोटी आपको एक आइडिया देना चाहते हैं। +3 है, ऑक्सीजन है, इसके लिए -2 होता है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, जनरली ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। मान लीजिए एक पल के लिए इतना पर बात जान गए, तो हमको पता लगाना है कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या। आते हैं उस क्वेश्चन पर। तो देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1 है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। हमें सल्फर का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको X मान लेंगे। और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2, तो 4 का 4 दूनी के 8 = 0 कर देते हैं। X बराबर कितना हो गया, +6। मतलब कि H2SO4 में H का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। तो अब हम H2SO4 जान रहे थे फॉर्मूला, तो निकाल लिए। अगर आप ये जानते हैं कि साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड किस चीज को कहते हैं, तो आप आराम से फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर केवल उतना बार जो बात लिखे उसी से निकाल लेंगे। आइए जरा देखते हैं कैसे। तो देखिए होता यह है दोस्त कि साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है HPO3 है। लेकिन ये साइक्लिक जब होता है तो यहाँ पर N होता है, N मोलिक्यूल जुड़े होते हैं, और जनरली सबसे जो सिंपलेस्ट बनता है उसमें 3 होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं मोलिक्यूल, तो HPO3 ही है ना, 3 उसके मोलिक्यूल जुड़े हुए हैं, लेकिन एक वो तो एक तरह से आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन सूत्र क्या हुआ, HPO3। तो HPO3 का जब आप फार्मूला बनाएंगे तो देखिए P डबल बॉन्ड O, चाहे छोड़िए ना, उसकी जरूरत नहीं है, HPO3 उस तरह से भी निकाल सकते थे स्ट्रक्चर बना करके। हमने इसका लिया कितना, हाइड्रोजन का 1, अभी जैसा मैंने बताया वहाँ। फास्फोरस का निकालना है तो X, और एक ऑक्सीजन का कितना वहाँ पर लिखा है, -2, तो 3 के 3 दूनी के 6 = 0। अब हो गया ना, X = +5। तो इसमें देख लीजिए कि X का वैल्यू कहाँ, मतलब 5 कहाँ लिखा है, ये 5 जो हो गया आपके फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया दोस्त। तो 3 3 4 -3 5, इस तरह से आपका इसका अंतिम डी जवाब सही होगा। नेक्स्ट, कौन सा धातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर निष्क्रिय हो जाता है। देखिए नाइट्रिक एसिड, सांद्र नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बहुत सारे ज़्यादातर जो धातु तत्व होते हैं उनके साथ सीधे रिएक्शन, माने उनके साथ रिएक्शन करता है, उनको ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीडाइज करता है। अब यहाँ पर है कि कुछ धातु ऐसे भी हैं जिनके साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाता, उनके साथ रिएक्शन तो करता है लेकिन पैसिव हो जाता है। ये पैसिव होने का मतलब जरा समझिए क्या है। ये रिएक्शन करता है और निष्क्रिय हो जाता है। इसको मैं मिटा रहा हूँ दोस्त। देखिए इधर मान लीजिए कि हमने यह बर्तन लिया, इस बर्तन में हमने नाइट्रिक एसिड ले लिया, ये नाइट्रिक एसिड है। अब इसमें बहुत सारे मेटल हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई मेटल लिया और इसमें हमने डुबा दिया,
तो जैसे इसमें डुबाएंगे तो होता यह है कि मेटल के जो सरफेस होता है बाहरी सरफेस पर शुरू में तो रिएक्शन करेगा और फिर बाहरी सरफेस पर एक लेयर बन जाता है। अब कहेंगे ऊपर तो है नहीं, कैसे करेगा, मान लेते कि यहाँ तक है ये, तो ये लेयर बन जाता है। और ये जो लेयर बनता है ये इनर्ट होता है, निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय हो जाता है। मतलब कि अब ये जो लेयर आगे रिएक्शन करने से रोक देता है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है? तो ये जो यहाँ पर हमने मान लिया कि एक एलिमेंट एम लिया है हमने, एम, तो इस तरह के एलिमेंट एम हो सकता है, ये लोहा हो सकता है, ये कोबाल्ट हो सकता है, ये निकेल हो सकता है, ये क्रोमियम हो सकता है, ये अल्युमिनियम हो सकता है, और भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं कि इतना ही नहीं, इसका मतलब कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल आयरन के साथ, कोबाल्ट के साथ, निकेल, अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता है शुरू में, और जैसे रिएक्शन शुरू करता है उसके ऊपरी सतह पर एक लेयर बन जाता है। जैसे आयरन से अगर रिएक्शन करे, अगर वहां पर वो जो एम मेटल एम है अगर वो आयरन होता तो उसके ऊपर जो लेयर बनता है वो फेरसोफेरिक ऑक्साइड बना लेता है। और फेरसोफेरिक ऑक्साइड की औकात नहीं है कि उसके साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करें, तो बचाव हो जाता है। एक तरह से समझ लीजिए कि नाइट्रिक एसिड में जब इन मेटल को डालेंगे तो शुरू में तो नाइट्रिक एसिड अटैक करेगा, चाहे इनको गला दे, उड़वा दे, बर्बाद कर दें, लेकिन तुरंत ही एक सुरक्षा जो कवच डेवलप हो जाता है इन सतह के ऊपर, उनको बचा लेता है। इस चीज का ख्याल रखिएगा, तुरंत एक कवच डेवलप होता है, सुरक्षा कवच डेवलप होता है, और उनको आगे अभिक्रिया करने से, गलने से उसमें बचा देता है। और तब कहते हैं कि वो मेटल पैसिव हो गया टुवार्ड्स द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो इस तरह से लोहा, कोबाल्ट, तो इसमें देखते हैं कि क्या है, पहले चॉइस में लोहा दिया हुआ है, और इस तरह से इस सवाल का सही जवाब होगा लोहा होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि स्टूडेंट ये सवाल समझ रहे होंगे। ये बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा जो मेटल है नाइट्रिक एसिड के साथ, सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है और पैसिव हो जाता है। नेक्स्ट, फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप। तो दोस्त देखिए, फास्फोरस के जो अनेक अपरूप हैं उसमें से लाल फास्फोरस, पीला जिसको श्वेत फास्फोरस भी हम लोग कहते हैं, और काला फास्फोरस के बारे में डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा हुआ, समझा हुआ है। अब हम आपको बताना चाहते हैं इसमें सबसे खतरनाक नहीं कि ये सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो होता है श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि उसको हवा में जैसे रखिएगा वो जल जाएगा, हवा के संपर्क में आते ही जल जाता है। और श्वेत फास्फोरस होता है जल में अघुलनशील, इसीलिए उसको जल में डुबा के रखा जाता है। बात याद रखिएगा, श्वेत फास्फोरस जल में अघुलनशील होता है और इसीलिए उसको जल में डुबा के रखा जाता है। जैसे आप हवा में निकालिएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और वो जल उठेगा। अब क्यों जल उठता है, क्यों जल जाता है, उस सवाल के जवाब को समझने के लिए एक और क्वेश्चन मुझे मिल गया, तो जस्ट उसके नीचे हमने लिखा हुआ। लेकिन फिलहाल जानिए कि श्वेत फास्फोरस अपने सभी फास्फोरस के अपरूपों में सबसे कम अस्थायी होता है, माने सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। इतना ज्यादा रिएक्टिव कि आप हवा में रख दीजिए कमरे के ताप पर भी तो जल जाएगा। उसकी सुरक्षा के लिए इसको कहाँ रखते हैं, पानी में डुबा के रखा जाता है। और भी अगर कुछ बात करें मोटा मोटी, तो श्वेत फास्फोरस बहुत जहरीला होता है। जो व्यक्ति फास्फोरस के साथ काम करते हैं ना, उनका एक बीमारी होता है, जबड़ा सड़ जाता है, उसको फौसी जौ कहा जाता है। अंधेरे में रख दीजिएगा तो हरे प्रकाश के साथ वो जलने लगता है, तो उसका जो महक होता है गार्लिक की तरह उसमें महक होती है। तो इस तरह से कुछ बातें हैं श्वेत फास्फोरस के बारे में। अब आइए, तो हाई रिएक्टिव क्यों होता है हम बात कर रहे हैं अभी, लेकिन फिलहाल ये जानिए कि जो फास्फोरस आपको लाल श्वेत दिया गया है, अगर इनकी रिएक्टिविटी का क्रम लिख दें, अभिक्रियाशीलता का क्रम, तो देखिए सबसे ज्यादा हो गया, मैंने इसमें अगर सबसे बात करें, अच्छे सॉरी इसमें क्वेश्चन है सबसे अस्थायी अपरूप कौन है, मैंने सबसे कम अभिक्रियाशील, तो सबसे कम अभिक्रियाशील है काला फास्फोरस। काला जो है सबसे कम है, उसके बाद है लाल, उससे थोड़ा सा रिएक्टिव होता है लाल, और सबसे कम होता है श्वेत। ये किस चीज को लेकर के है, तो अस्थायित्व का, स्टेबिलिटी, याद रखिए अभिक्रियाशीलता इसका उलट जाएगा। मतलब कि जो व्हाइट फास्फोरस है श्वेत, ये सबसे ज्यादा अभिक्रिय, उसके बाद लाल तो बीच में ही रहेगा, आज सबसे कम अभिक्रिया हो गया कौन सी, ब्लैक हो गया। तो अब देख रहे हैं कौन सी का होगा, रिएक्टिविटी का, रिएक्टिविटी।
तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? श्वेत की। और सबसे कम किसकी होती है? काला की। माने सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहा? तो ब्लैक रहा। तो यहाँ सबसे अस्थाई पूछा गया तो ब्लैक खोजेंगे कहाँ? सी नंबर पे, और चॉइस सी पे टिक लगा देंगे। अगर रिएक्टिविटी पूछी जाती तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? श्वेत है, बी चॉइस सही हो जाता। ठीक है, अब आते हैं श्वेत फास्फोरस में पीओपी बॉन्ड। हाँ, अभी मैं कह रहा था कि श्वेत फास्फोरस सबसे ज़्यादा क्यों रिएक्टिव है, तो उसके पीछे कारण है इसका स्ट्रक्चर। श्वेत फास्फोरस P4 अणु के रूप में पाया जाता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सब बातें याद रखिए। P4 अणु के रूप में पाया जाता है और इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए, टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होता है तो कुछ वो ऐसे बनता है, जरा ध्यान से देखिएगा। और ये एंगल मात्र होता है कितना? तो 60 डिग्री, केवल 60 डिग्री एंगल होता है। अब ये एंगल तनाव के कारण, कोण तनाव के कारण, एंगल स्ट्रेन के कारण इस तनाव में इतना रहता है कि शुद्ध बुद्ध खो बैठता है और हाईली रिएक्ट, जो आया वार किया, यहां तक कि आप तनाव में रहेंगे तो जाहिर सा है कि आप जलेंगे। और इतना तनाव में कि हवा में जल जाता, हवा में रखिए जल जाएगा, हवा में रखिए जल जाएगा। और इसके पीछे का जो मेन रीजन है, द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्यों इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, इतना रिएक्टिव कि हवा में जल उठता है, तो उसका मेन कारण है कोण का तनाव। इसके कोण इतने न कम हैं कि वो तनाव में रहता है, तनाव में जीता है। तो पीओपी जो बॉन्ड है पीओपी, मैंने देखे पीओपी, फास्फोरस की जो बंधन कोण है वो कितने डिग्री के हैं? तो 60 डिग्री होता है। पीओपी बॉन्ड होता है 60 डिग्री। फिर है एक लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? देखिए ये सब जो हैं वर्ग 16 के तत्व हैं। अब देख रहे हैं सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम सॉरी नहीं है इसमें। तो ये हाइड्राइड लिखे गए हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। उसके सबको एकदम रीजन समझने की कोशिश करेंगे, केवल आंसर पर टिक नहीं लगाना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है ही नहीं कि केवल आपको आंसर बताएं, उससे रिलेटेड कोई सवाल आए तो उसका जवाब समझ सकें। देखिए ओस से टीपू, तो पोलेनियम को छोड़ देते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये H2O बनाएगा, ये बनाएगा H2S बनाएगा, और ये H2SE बनाएगा, H2TE बनाएगा। आपको पता है कि इसके जो साइज इतने बड़े हैं, तो इसके साइज इतने बड़े हो जाएंगे, दुगुना से के आसपास लगभग होता है। ये और बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया। साइज बड़ा होने से क्या फर्क पड़ा दोस्त? तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में मान लें कि इतना बड़ा बंधन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में थोड़ा बंधन बढ़ गया, सॉरी सल्फर के बीच बंधन बढ़ गया। यहाँ पर हाइड्रोजन और सेलेनियम के बीच और बड़ा हो गया बंधन, और हाइड्रोजन और टेलुरियम के बीच में और बड़ा हो गया। ये बड़ा ही समझ लीजिएगा आप लोग, ये हाइड्रोजन और टेलुरियम के बीच और बड़ा हो गया। तो बंधन जब बड़ा होगा तो कमजोर होगा, बंधन बड़ा होगा तो कमजोर होगा, कमजोर होगा तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो जल्दी हाइड्रोजन देगा, और जितना जल्दी हाइड्रोजन देगा उतना ही प्रबल अम्ल होगा। पूरा लाइन एकदम सीक्वेंस में याद रखिए। बॉन्ड लेंथ माने बंधन की लंबाई ज्यादा होगी तो बंधन कमजोर होगा। क्लियर? बंधन की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, चौक देखिए, ये चौक जो है ना इतना बड़ा है, यहाँ पर ये लेते हैं, ये चौक इतना बड़ा है तो तोड़ना हमारे लिए आसान हो गया। जब ये छोटा हो गया तो थोड़ा उसके अपेक्षा कठिन हो गया, और ये कठिन हो गया, तो बंधन जितनी बड़ी होगी उतनी ही कमजोर होगी, जितनी कमजोर होगी उतनी आसानी से टूटेगा, और जितनी आसानी से टूटेगा उतनी जल्दी हाइड्रोजन देगा, और जो जितना जल्दी हाइड्रोजन दे दे, H+ दे दे, उतनी मजबूत एसिड है। सिंपल, एकदम से इसमें जो लॉजिक है एकदम से क्लियर है। तो अब बताइए कि सबसे बड़ा बंधन है H2T, यार यहाँ पर TE लिखा हुआ है, ये तो कंजूसी का हद हो गया, T लिखा हुआ, तो सबसे बड़ा बंधन H2TE में है, तो वो सबसे पहले टूटेगा, सबसे पहले H+ देगा, मतलब सबसे प्रबलम। तो अगर उसकी एसिडिटी का हम लोग क्रम अगर लिखें तो H2O से ज़्यादा प्रबल एसिड है H2S, उससे ज़्यादा प्रबल एसिड है H2SE, उससे ज़्यादा प्रबल एसिड है H2TE। ये अम्लीय गुण हो गया, अम्लीय गुण, बढ़ता हुआ क्रम हो गया। तो सबसे ज़्यादा H2TE है ना इसमें, तो टिक लगा दीजिए, पहला ही याद आ रहा है H2T। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आया होगा। आप पढ़ने का ये जो है
आनंद ले पा रहे होंगे। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।